बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैग्नेटोस्टैटिक डिवाइसेस में इंडक्टर और इंडक्टेंस पे बात करने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के कंसेप्ट को समझें। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे एक कंडक्टर का लूप दिखाया गया है और इस कंडक्टर में से आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। जब इस कंडक्टर में जो एक क्लोज लूप की शक्ल में है, जब करंट आई फ्लो करेगा तो इसके जो इस जो करंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी जो सूरत हाल है कुछ इस तरह से रेड लाइन्स ये नज़र आ रही हैं, इस तरह से नज़र आएंगी, जो कि बेसिकली बी की शक्ल में होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में। अब अगर इसके रिलेशन को देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू बी डॉट एस का जो आपका प्रोडक्ट बनता है, डॉट प्रोडक्ट, उसको अगर आप पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर लें तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने सारी सरफेस के साथ, इसके नतीजे में हमें सारा फ्लक्स मिलता है। अब ये एक सिंगल लूप है और उसकी वजह से पैदा होने वाला ये फ्लक्स है। अब अगर हम ये करें कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज कर दें और यहाँ पे देखा जा सकता है कि लूप्स की तादाद 1 से 3 कर दी गई है। तो जब ये लूप्स की तादाद बढ़ गई है और करंट हमारा वही पहले वाला है, तो क्या अब फ्लक्स पे कोई फ़र्क आएगा? तो डेफिनेटली फ्लक्स जो है जितने गुना हमने लूप्स बढ़ाए हैं, अगर पहले एक लूप की ये लाइन्स फ़र्ज़ करें ये 100 थी तो पर सरफेस, तो अब ये क्या होंगी? अब ये 300 हो जाएंगी। तो अब देखें ये ज़्यादा डेंस नज़र आ रहा है हमें। तो लिहाजा हमारा अब जो फ्लक्स है ये n टाइम्स हो गया है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स इसके साथ इन्वॉल्व हो गए। लिहाजा n टाइम्स हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज कर गई है और n टाइम्स हमारा फ्लक्स भी बढ़ गया है। तो लिहाजा ये जो n टर्म टाइम की जो टर्म है, ये इसके साथ लगने से, ये इसके साथ प्रोडक्ट बनने से या मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कंबाइंड जो कहते हैं, हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जो साई जो है वो एन के साथ जब आती है तो हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। और यहाँ पे जो लेमडा से इसको जाहिर किया जाता है, यानी लेमडा से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि लेमडा जो है वो तो वेवलेंथ होती है, तो यहाँ पे ये कैसे आ गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे हम बेसिकली लेमडा को फ्लक्स लिंकेज के मीनिंग में लेंगे। अब अगर आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि व्हाट इज इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस में क्या है कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट अभी हमने जो किया है ड्राइव, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जाहिर है करंट आप बढ़ाएंगे तो ये लिंकेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। लिहाजा इस डायरेक्ट जो रिलेशन है इसमें हमें कांस्टेंट चाहिए और दैट कांस्टेंट इज इंडक्टेंस एल। ये एल जो है इंडक्टेंस का एल, ये बेसिकली इस रिलेशन में एक कांस्टेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसकी इक्वेशन की शक्ल दे देता है। लिहाजा इंडक्टेंस के लिए हम अगर इसको एल को अलग करके हम इक्वेशन बना लें तो ये इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस रेशो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टू द करंट। तो आपके पास जो है वो जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, आपके इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इस हिसाब से ये इंडक्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसा कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो उसको स्टोर करता है और रिलीज भी करता है, इसी तरह से जो आपका है इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। कैपेसिटर इस स्टोर और रिलीज करते हुए एनर्जी को अपने टर्मिनल्स के वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। इसी तरह इंडक्टर भी एनर्जी के रिलीज और स्टोर होने के दौरान में करंट को चेंज नहीं होने देता। energy, and the inductance will be higher. इसी तरह से इंडक्टेंस बेसिकली किसी भी डिवाइस के बारे में ये बताती है कि वो कितनी ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकती है। ठीक है, अगर आपके इंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर सकती है और उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये बात याद रहे कि ये जो रिलेशन है ये लीनियर मटेरियल्स के लिए है। अब ये मालूम करने के लिए कि किसी भी इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, हम उसके लिए क्या रिलेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि रिलेट कर रहा हो हमारे फ्लक्स लिंकेज के साथ।
तो हमें सर्किट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर के अंदर, दैट इज हाफ ऑफ द एल आई स्क्वेयर। तो एल आई स्क्वेयर के हाफ के इक्वल है। अगर हम इसको एल के लिए इस रिलेशन को लिखें तो एल इज इक्वल टू 2W ओवर आई स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमारे पास एल का एक रिलेशन ये है और एक एल का रिलेशन इससे पहले हमने ड्राइव किया जो कि बेसिकली सी लेमडा ओवर आई था, यानी फ्लक्स लिंकेज ओवर करंट। तो लिहाजा अगर हम दोनों को इक्वल करें तो हमारे पास जो फ्लक्स लिंकेज है उसका एक नया रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा जो हमें ये बताएगा कि किसी भी जगह किसी भी इंडक्टर में किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ करंट के लिए कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन जो है वो ड्राइव हो गया है। अब अगर इंडक्टर को आप एनालाइज करना चाहते हैं और आप किसी भी प्रॉब्लम में आप इंडक्टेंस को मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो भी इंडक्टर या जो भी आपकी गिवन सिचुएशन है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सूट करती है। इधर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सूट कर रही है, सिलिंड्रिकल में या स्फेरिकल में। सबसे पहले आपने इस चीज़ का तयन करना है। नंबर 2 आपने ये करना है कि जिस तरह कैपेसिटर में आपने अज्यूम किया था कि चार्ज कितना है, इसी तरह से आपने यहाँ पे अज्यूम करना है कि आपका करंट कितना है। तो उस इंडक्टर में से कितना करंट गुजरेगा आई नॉट आप कुछ भी अज्यूम कर लें। जब आपने करंट को अज्यूम कर लिया उसके बाद आपके लिए जो अगला चैलेंज है वो ये कि आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी पड़ेगी एच। मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के अब दो सिचुएशंस हैं या दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट ये है कि अगर तो वहाँ कोई सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो एम्पेयर सर्किट लॉ के जरिए इस इक्वेशन के जरिए आप आराम से जो है आप एच मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती तो उस सूरत में आपको बियॉट सेवर्ट लॉ का सहारा लेना पड़ेगा और उसके ज़रिए से लाइन करंट, सरफेस करंट या वॉल्यूम करंट जो भी आप मालूम करना चाहें कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपको एच यानी मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाने के बाद आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है जो कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स म्यू है, जो परमिएबिलिटी है। तो परमिएबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे एच से तो आपके पास बी आ जाएगा। वंस आपके पास बी आ जाए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो और उसके बाद आपने बेसिकली सिर्फ फ्लक्स मालूम करना है और आप इसको सरफेस डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपके पास आ जाए तो आपको पता होगा कि वहाँ जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके जो करंट आपने ज़्यूम किया था उसे डिवाइड करें तो आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जो कि बहुत आसान है। स्टेप 3 के बाद एक अल्टरनेट वे भी है वो ये है कि आप एनर्जी वाली इक्वेशन पे चले जाएँ। यानी कि आपके पास ये जो एनर्जी की इक्वेशन है उसको आप इस्तेमाल में लाएँ, यानी जब आपको वंस एच मालूम हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल में लाते हुए एनर्जी मालूम कर लें। जब आपको मैग्नेटिक एनर्जी का पता चल जाएगा तो उस मैग्नेटिक एनर्जी की जो सादा आपकी सर्किट की इक्वेशन है उसके ज़रिए से उसमें आपको आई आपके पास मौजूद होगा और एल आपने मालूम करना है। तो आप एल के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस तरह से आप इंडक्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे बेहतर समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आपका।